चलिए बच्चा, गुड इवनिंग सबको। आवाज आ रही है? सबने सेट बना लिया था? और क्या स्कोर रहा सबका? कमेंट में बताओ अपना अपना स्कोर। आज हमारी फेवरेट टीम का मैच है, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गया। सोचा पावर प्ले कम से कम देख लिया जाए। अब तक तो हमारी टीम ठीक खेल रही है, विकेट गिरा नहीं है। और आई होप जब तक आपकी क्लास खत्म होगी तब तक कोई विकेट गिरेगा भी नहीं। आवाज आ रही है सबको? ऑडियो चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है ऑडियो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ग्रामर का क्वेश्चन थोड़ा और टफ करेंगे। अभी भी ठीक ही था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। कॉमन एरर के 3 क्वेश्चन हमने चेंज किए थे अलग से, तो वो आपको ठीक ठाक लगे होंगे कॉमन एरर के क्वेश्चन। ये कौन सा सेट है ओपन किया हुआ? सब टाइमर लगा करके बनाते हो ना, 80 मिनट का टाइमर, क्योंकि आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है 150 क्वेश्चंस के लिए, तो 80 मिनट से अधिक आपको नहीं देना है इसको। ठीक है, चलिए सब लोग अपना स्कोर भी बता ही दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ओल्ड इंग्लिश पोएम रिटन अराउंड द 8th सेंचुरी इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर? एपिक का ध्यान दीजिएगा। एपिक का मतलब क्या होता है? बड़ा, विशाल। किन किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग? एक तो यूज कर सकते हैं लेंथ ऑफ द वर्क, कि वह जो किताब है वो क्या है, बड़ी हो सकती है, वो कविता बड़ी हो सकती है, वो कहानी बड़ी हो सकती है। दूसरा क्या होता है? इवेंट्स। इवेंट्स, घटनाएं जो होंगी वो बड़ी हो सकती हैं। जैसे कि 2 आदमी लड़ रहे हैं तो उसको तो एपिक नहीं कहेंगे, लेकिन 2 सेनाएं लड़े तो एपिक कहेंगे। एक व्यक्ति किसी दैत्य से लड़े तो इसे क्या हम लोग एपिक कह सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या है, एपिक में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ओल्ड इंग्लिश पीरियड का कौन सा एपिक है। तो ये आपका बहुत ही फेमस है और इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। लिटरेचर में क्या रहा सबका स्कोर बताइएगा? सबका लिटरेचर में स्कोर क्या रहा ये बताइएगा। बियोवुल्फ है तो सभी लोग जानते होंगे ना, ड्रैगन से लड़ता है बियोवुल्फ हमारा। 1 का बी है। स्कोर क्या रहा सब लोग बता के जाओगे? ठीक है, तो फर्स्ट का क्या होगा? बियोवुल्फ होगा। आगे देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द मिडिल इंग्लिश एलेगोरिकल पोएम पियर्स प्लॉमन? एलेगरी क्या होती है कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फिर से बता देते हैं। एलेगरी में हम लोग क्या करते हैं? प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रतीक। किस चीज के लिए? किसी एब्स्ट्रैक्ट थाउट के लिए। किसके लिए? किसी एब्स्ट्रैक्ट थाउट, किसी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो प्रतीक यूज करते हैं, उन्हीं प्रतीकों को, उन्हीं सिंबल्स को क्या कहते हैं? एलेगरी कहते हैं। तो पियर्स प्लॉमन में क्या है? वो जीसस क्राइस्ट को क्या है बताया गया है कि भाई आप हमें क्या है, राह दिखाने वाले हो। विलियम लैंगलैंड ने लिखी थी। किसने लिखी थी? पियर्स प्लॉमन, विलियम लैंगलैंड ने लिखी थी। 49 था राकेश आपका। लिटरेचर में 33 था नौशबा। ठीक है, ग्रामर आसान था। ग्रामर का थोड़ा टफ करेंगे कल। क्वेश्चंस हमने 300-350 बनाए हैं ग्रामर के, वो डाल देंगे अगली बार से। कॉमन एरर अपडेट कर दिया था। कॉमन एरर का क्वेश्चन जो है आपका अपडेट हमने कर दिया था। आगे है, विच लिटरेरी टर्म रिफर्स टू अ रिकरिंग इमेज, सिंबल और आइडिया दैट कंट्रीब्यूट्स टू वर्क्स थीम? तो मोटिव। ठीक है, कोई एक चीज जो बार बार आए कहानी में और वो किसी खास आइडिया को या किसी खास थीम को रिप्रेजेंट करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोटिव कहते हैं। जैसे रक्त है, ब्लड अगर किसी कहानी में क्या है, डेथ को सिंबलाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोटिव कहते हैं। सर इस टेस्ट को ऐप पर लाइए ना। हाँ, इसको ऐप पे ला रहे हैं बच्चा। इस हफ्ते में ऐप आ जाएगा। ठीक है, क्लास प्लस का पहले हम लोग यूज करते थे तो वो मतलब उतना पॉलिश्ड नहीं था, उसमें सेट बनाना थोड़ा टफ काम होता था। ये इस हफ्ते में अपडेट हो जाएगा, मतलब आ जाएगा ऐप आपका। ठीक है, तो उस पर ले आएंगे। ऐसा आज मेरी तबीयत भी खराब थी, आपको मेरे सर में कुछ ज्यादा ही तेल दिख रहा होगा, फीवर हो गया था, तो ये हो जाए, ऐप आ जाएगा इस हफ्ते में। ठीक है, टेस्ट देने में प्रॉब्लम क्या होती है? प्रिंट आउट ले लीजिए ना आप लोग। 10 पन्ना है, 5 रुपया लगेगा, प्रिंट आउट ले लीजिए। ऐसे हम ऐप पे ले आएंगे इसको। द लिटरल डिवाइस वेयर कंट्राडिक्टरी टर्म्स आर कंबाइंड एज इन बिटर स्वीट। बिटर स्वीट में क्या है? 2 शब्द हैं। बिटर का मतलब होता है कड़वा और स्वीट का मतलब होता है मीठा। तो ऐसे 2 कंट्राडिक्टरी टर्म्स को अगर एक साथ लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा,
हाइपरबोले, मेटोनिमी, सिनेक्टिकी, ऑक्सीमोरॉन, तो ऑक्सीमोरॉन होगा। ऐसे एक से अधिक लिटरेरी टर्म्स भी क्या है, जैसे पैराडॉक्स भी इसी सेंस में हम लोग यूज करते हैं। पैराडॉक्स भी क्या है, इसी सेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो अब दोनों एक साथ तो पूछेगा नहीं, दोनों अलग अलग जगहों पे पूछा जाएगा। बट हमको लगता है कि लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी टर्म्स से हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था फाउंडेशन बैच में, तो आपका सही होगा। वीडियो को लाइक का ही नहीं करते हो तुम लोग जी, आते के साथ ड्यूटी की तरह वीडियो को लाइक कर लिया करो, है कि नहीं। सर ग्रीक लिटरेचर भी पढ़ाइए ना प्लीज। देखिए सौरभ, उसे ग्रीक नहीं कहते हैं, उसे क्लासिक लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिक लिटरेचर कहते हैं। पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाने के पीछे का लॉजिक यह है कि जिस परीक्षा के लिए हम पढ़ा रहे हैं उस परीक्षा में अभी तक क्लासिक लिटरेचर से रेफरेंसेस पूछा नहीं है। बहुत पूछा है तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में प्लेटो इत्यादि, एरिस्टोटल इत्यादि की बातें की गई हैं। अदरवाइज आपसे क्लासिक लिटरेचर पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो क्लासिक लिटरेचर बोलिएगा तो पढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अभी तक बीपीएससी में पूछा नहीं है क्लासिक लिटरेचर। उसे क्लासिक लिटरेचर कहते हैं। क्लासिक लिटरेचर दो ही भाषाओं में पढ़ते हैं हम लोग, लैटिन में और ग्रीक में। तो लिटरेचर की तो बात होती नहीं, किताबों की बात होती है, राइटर्स की बात होती है, थीम्स की बात करते हैं हम लोग। रेफरेंसेस तो पढ़ते हैं भाई, इलियड का, होमर का, ये सब तो पढ़ते हैं, करा देंगे भले। चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीमोरॉन। विच इंडियन इंग्लिश ऑथर रोड द नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने लिखी है। किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने लिखी है। करा देंगे, ऐसे कोई बड़ी चीज है नहीं। क्लासिक लिटरेचर ऐसे मेरा पढ़ा हुआ भी है, पढ़ा हुआ इन द सेंस कि मतलब लगता है लास्ट ईयर ही हम, है ना, होमर की इलियड पढ़े हैं, पढ़ा हुआ होगा, यहाँ पे पेन ड्राइव है मेरे। ऑब्वियसली बात है, ग्रीक में तो नहीं पढ़ा होगा, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन ही पढ़ा होगा हमने। चार्ल्स डिकेंस ने बुक लिखी थी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इसमें पिप नाम का जो पात्र है, ये जो पिप नाम का पात्र है, उसका बेनिफैक्टर कौन है? बेनिफैक्टर शब्द का अर्थ बताइएगा पहले कोई, जो शब्द है बेनिफैक्टर, उसका अर्थ बताइएगा। बेनिफैक्टर का अर्थ बताइएगा, क्योंकि अर्थ पता होना भी जरूरी है। आप लोगों को क्लास जब हम लेते थे तो हम कई बार इस बात पे फोकस करते थे कि आप सभी को एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको क्या है पढ़ करके जाने से ही काम होगा। जो शब्द क्वेश्चन में यूज किए जा रहे हैं, अगर आपको उन शब्दों के अर्थ पता है तो भी आपका क्या है, काम हो जाएगा, ठीक है। जाइए, एक विकेट हमारा गिर गया, उफ। चलिए, विराट कोहली है अभी बचा हुआ। बेनिफैक्टर क्या होता है? दान देने वाला, हाँ, सपोर्ट करने वाला। बेनिफैक्टर में जो वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को दान देता है, ठीक है। तो पिप का बेनिफैक्टर कौन था? पिप का बेनिफैक्टर कौन था? आर्थिक रूप से उसके खर्चे कौन उठाता था? पिप के खर्चे कौन उठाता था? एबल मैगविच। आंसर क्या होगा? एबल मैगविच। अब देखिए, इस क्वेश्चन से आपको क्या समझना है? इस क्वेश्चन से हमें यह समझना है कि चार्ल्स डिकेंस इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इंपॉर्टेंट है। तो हमें ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो बुक है उसका थीम देख लेना है कि ये किस विषय पे लिखी गई है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंग्लैंड के में जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन था, खास करके बच्चों का, उसके ऊपर लिखी गई है। थीम देख लेना है। फेमस इसके कैरेक्टर्स देख लेने हैं, इसके फेमस क्या है, हमें कैरेक्टर्स देख लेने हैं। और हमें इसकी कुछ फेमस लाइनें देख लेनी है कि भाई डिकेंस एक इंपॉर्टेंट राइटर, इसकी किताबों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये आइडिया ले लेना है। एबल मैकविच होगा आंसर। विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ से ये लाइन है, ठीक है। कौन सी? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। आउट डैम स्पॉट आउट आई से, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, माई किंगडम फॉर अ हॉर्स, या इनमें से एक से अधिक लाइन मैकबेथ से ली गई है? बताइएगा, इनमें से एक से अधिक लाइन मैकबेथ से ली गई है। एक ही विकेट गिरा है अभी तक। हाँ, क्वेश्चन बढ़िया है बच्चा, क्वेश्चन पे मेहनत की जाती है, क्वेश्चन बढ़िया रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ग्रामर के भी जो क्वेश्चंस कल रात मैंने बैठ करके बनाई, नींद नहीं आ रही थी, कल तबीयत ठीक नहीं थी नींद नहीं आ रही थी, वो भी बढ़िया क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस अभी हम आपको दिखाएंगे, कराएंगे भी, ठीक है। एक रन बाकी है हमारे खिलाड़ी की 50 होने में। चलिए, आप लोग बताइए। आउट डैम स्पॉट आउट आई से, ये लाइन किसकी है? मैकबेथ की। तो फिर इससे हमें क्या पता चला कि हमें मैकबेथ की समरी देख लेनी है।
विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ की क्या देख लेनी है, समरी देख लेनी है। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये तो आप लोग लाइन से पढ़ते ही हैं। इसके अलावा एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट, ये सभी है ना, मतलब शेक्सपियर के ऊपर में आप, अच्छा याद है शेक्सपियर वाला नोट सबके पास है ना? आज हम शेक्सपियर वाला ये नोट क्या है ना आप लोगों को दे ही देंगे, ठीक है? शेक्सपियर वाला जो नोट है वो कंप्लीट वो दे देंगे, इसमें शायद होगा पड़ा हुआ आपका। शेक्सपियर वाला नोट है या नहीं सबके पास, ये बताओ? वो जो बुक हमने शेक्सपियर पे दी थी वो है सबके पास या नहीं? अभी हम ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है? शेक्सपियर देख लोगे, शेक्सपियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? शेक्सपियर आपका अलग से इंपॉर्टेंट है, तो शेक्सपियर देख ही लेना है सबको। रुक जाइए, शेक्सपियर ग्रुप में देखिएगा शेक्सपियर डाल दिया मैंने, ठीक है? शेक्सपियर के ऊपर में जो एक शॉर्ट नोट्स आप लोग को मिला था वो, नहीं सॉरी, ये डिटेल नोट्स है, वो डाल दिया है मैंने, ठीक है? हो गया, इसको देख लीजिएगा, ठीक है? ये नोट्स शेक्सपियर वाला डाल दिया है मैंने। इसमें लगभग 100% जो शेक्सपियर की सारी किताबें हैं उनका जिक्र है, ठीक है? ट्रेजेडीज जो है, कॉमेडीज जो हैं, सारी किताबों का जिक्र है, ठीक है? और उनकी समरी इत्यादि सब है, ठीक है? फेमस लाइनें भी हैं, पात्र समरी सब है, ठीक है? जैसे हैमलेट है तो हैमलेट के मेजर कैरेक्टर्स मेंशन्ड है, फेमस लाइनें मेंशन्ड है, तो शेक्सपियर कम से कम देख लोगे। और भी 3-4 राइटर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक करके सबको क्या है देख लोगे। तो उसको ग्रुप में डाल दिया, इसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है? इससे बढ़िया शेक्सपियर पे नोट्स क्या है, नहीं है, ना इंटरनेट पे है ना मार्केट में है, कहीं नहीं है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लोगे, कंपेयर कर लोगे, ऐसा कहीं पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो इसको पढ़ ही लीजिएगा सब लोग, शेक्सपियर से क्वेश्चन रहता है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेस्टोरेशन पीरियड जो इंग्लिश लिटरेचर में है उसमें किस तरह के वर्क्स लिखे जाते थे? देखिएगा, रेस्टोरेशन का मतलब होता है रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। मोनार्की दोबारा से इंग्लैंड में आई थी और किंग चार्ल्स द्वितीय का शासन आया था, तो उसी को हम लोग रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। तो उस समय में विटी कॉमेडीज और सटायर लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? खंबा खनी, वाह, ठीक है? राजस्थान से, ठीक है? कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं, जो आपको खंबा खनी कह रहे हैं, ठीक है? किसी को पता है खंबा खनी की मीनिंग? नहीं, नमस्ते नहीं होता। खंबा खानी क्या है ना, राजपूतों का एक समूह था जो बाद में क्या है मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है? खंबा खानी, इसको देख लीजिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको सर्च करके रखिएगा सब लोग, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच लिटरेरी मूवमेंट एम्फेसाइज्ड रीजन, ऑर्डर एंड क्लैरिटी फ्लरिशिंग इन द 18th सेंचुरी? तो ये लिटरेरी मूवमेंट, देखिए लिटरेरी मूवमेंट जब भी बोला जाएगा तो इसका अर्थ यह समझना है आपको कि एक राइटर्स का समूह है जो एक खास तरह की, एक खास विषय पे क्या है रचनाएं लिखना शुरू करता है। एक खास विषय पे एक खास तरह की रचनाएं लिखना क्या है शुरू करता है। तो हम कहते हैं कि भाई एक लिटरेरी मूवमेंट शुरू हुआ है। राइटिंग स्टाइल या फिर विषय उनका या फिर थीम उनकी क्या हो सकती है, लगभग सेम हो सकती है, एक जैसी हो सकती है। तो 18th सेंचुरी में, यानी 18th सेंचुरी कहने का मतलब होता है 1700 प्लस, 1700 के बाद क्या, कौन से पीरियड में? तो रोमांटिसिज्म में देखिएगा कि रीजन की बात नहीं होती, तो उसमें इमोशंस की बात होती थी। नियो क्लासिकिज्म या रियलिज्म या मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म में तो खैर चलिए आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है आपका नैरेटिव आ गया था, ठीक है?
चलिए इसका उत्तर देखिए, रोमांटिसिज्म में रीजन आया था, लॉजिक आया था, देख लीजिए, बताइए बताइए बताइए। नहीं, आंसर होगा नियो क्लासिसिज्म। ठीक है, नियो क्लासिकल जो पीरियड था, नियो क्लासिकल पीरियड में ही जब आप ऑगस्टन एज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑगस्टन एज पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इस तरह से क्या है ना, अलग अलग हिस्सों में क्या है, बांटा गया है। तो इसको अगर मोटा मोटी देखा तो ये पूरा जो पीरियड है, इस पीरियड में क्या है, हम लोगों ने लॉजिक की बात करनी क्या है, शुरू की थी, क्या है, लॉजिक की बात करनी शुरू की थी। ठीक है, 3 पार्ट में इसको भी बांटा गया है, न्यू क्लासिकल पीरियड को। चलिए इसके बाद है आपका द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज मोस्ट एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी स्टाइल। किस लिटरेरी स्टाइल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जिस तरह से हमारे विचार, मतलब हमारे विचारों की जो धारा होती है, द वे इन विच अ ह्यूमन माइंड वर्क्स, हमारा जो दिमाग जिस तरह से काम करता है, कभी पढ़ाई की बात हो रही, फिर आपको अचानक से ध्यान आने लगेगा कि भाई जिंदगी 4 दिन की, थोड़ा घूम ही लेते हैं। तो उस तरह से जो लेखनी होती है, जो कि क्या होती है, फ्रेगमेंटेड होती है, वो क्या होती है, फ्रेगमेंटेड या फिर नॉन लीनियर। उसके लिए एक और शब्द क्या यूज किया जाता है, नॉन लीनियर। वो मॉडर्निस्ट लिटरेचर में आपको देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा, मॉडर्निस्ट लिटरेचर में आपको दिखने को मिलेगा। हाँ, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, मतलब जितने भी मॉडर्निस्ट राइटर होंगे वो आपको इस स्टाइल का प्रयोग करते हुए दिख जाएंगे, इस स्टाइल का प्रयोग करते हुए आपको दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, क्योंकि ग्रामर में तो टाइम लगना है नहीं। हु रोट द इंडियन इंग्लिश नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रश्दी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, सलमान रश्दी ने। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इसमें क्या पूछा जाएगा आपको, मैजिकल रियलिज्म की बात होगी। किसकी बात होगी, मैजिकल रियलिज्म की बात होगी, कि मैजिकल रियलिज्म का इसमें क्या है, प्रयोग किया गया, सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, अभी भी लाइक नहीं करने में बना आप लोगों को, ठीक है, रुक जाइए, हम कुछ दिन में पेड ले आते हैं टेस्ट सीरीज। फिर आप कह सकते हैं सर या तो पैसे देंगे या लाइक, दोनों नहीं। इन जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस हु इज एलिजाबेथ बेनेट्स इवेंचुअल हस्बैंड। एलिजाबेथ बेनेट की अंत में शादी किससे होती है, मिस्टर डार्सी से होती है या नहीं होती है। मिस्टर डार्सी हमारे, उनसे शादी होती है या नहीं होती है, तो मिस्टर डार्सी से ही शादी होती है, ध्यान दीजिएगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस में 2 नाम है, एक है प्राइड, प्राइड का मतलब तो गर्व या फिर घमंड, मिस्टर डार्सी प्राइड को डिनोट करते हैं, और प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह, किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेना, एलिजाबेथ बेनेट प्रेजुडिस को डिनोट करती हैं। पूछा जाता है कई बार, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस हु डिनोट्स प्राइड, ध्यान रहेगा। चलिए आगे, विच लिटरेरी डिवाइस इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग एन एब्सेंट और इमेजिनरी पर्सन और अ पर्सनिफाइड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, कौन सी लिटरेरी, अपस्ट्रफ है आंसर पहले बता देते। इसमें क्या करते हैं ना, कोई ऐसी चीज जो कि एक या तो एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर एब्सेंट हो, जैसे जूलियट, रोमियो एंड जूलियट में वो लाइन होती है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, वो लाइन बार बार यूज की जाती है। मृत्यु, मृत्यु क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, मृत्यु को आप देख नहीं सकते, बट इसको क्या है, एड्रेस किया जाता है, उसको संबोधित किया जाता है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा, अपस्ट्रफे का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। द टर्म बिल्डंग्स रोमन, ये किस तरह के नॉवेल की बात होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं कमिंग ऑफ एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कमिंग ऑफ एज, क्या हुआ, हाँ स्टफ है, हाँ ठीक है बच्चा, कमिंग ऑफ एज भी कहते हैं, कमिंग ऑफ एज, यानी कोई हमारा पात्र होता है, वो क्या है, अपनी साइकोलॉजिकली भी इंप्रूव होता है, और वो जैसे जैसे आप देखिएगा कि भाई कहानी आगे बढ़ेगी, वो अपनी गलतियों को पहचानेगा, उन गलतियों को क्या करेगा, दूर करेगा। तो इस तरह के नॉवेल को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग्स रोमन कहते हैं। इस तरह के नॉवेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग्स रोमन या कमिंग ऑफ एज, ये दोनों शब्द यूज किए जाते हैं। विच ऑथर इज एसोसिएटेड विद द कोट, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, ये लाइन किसने कही है, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, ये लाइन किसकी है, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, ये लाइन किसकी है, टीएस एलियट की है। किसकी है, टीएस एलियट की है, ध्यान रखिएगा, डू आई डेयर। अब यहां पे आप बोल सकते हैं सर डिटेल में क्यों नहीं बताते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं हम डिटेल में, लेकिन ये 80 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें हम लोग क्या 60 क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आरसी नहीं करते, आरसी की तो आपसे अलग से क्लास लेते हैं,
और जिस विषय पे आपको दिक्कत हो आप बोलिए, उसकी क्लास हम अलग से ले लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मिक्स नहीं करना है। आपको ग्रामर पढ़ना है, कॉमन एरर बताते हुए ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे, ग्रामर अलग से आप जो टॉपिक बोलते हैं हम पढ़ा रहे हैं। लिटरेचर की जिस पोर्शन में आपको दिक्कत हम अलग से पढ़ा रहे हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन की क्लासेस हमारे अलावा खैर कोई लेता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिस्कशन करेंगे, जहां पे थोड़े बहुत रेफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी उतने रेफरेंसेस लेकर के क्या है हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अदरवाइज क्या है ना, कोई भी काम खत्म नहीं हो पाएगा। द जेकोबियन एरा इन इंग्लिश लिटरेचर इज नोन फॉर, क्यों जाना जाता है, देखिएगा किंग जेम्स को ही क्या कहते हैं, किंग जैकब भी कहते हैं, जैकबस कहते हैं, ठीक है। और उसी से क्या बना है, जेकोबियन एरा बना है। किंग जेम्स का जो कालखंड था, ये किस लिए जाना जाता है, शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडीज के लिए, डार्क ट्रेजेडीज एंड रिवेंज प्लेज के लिए। ऑप्शन याद रखिएगा, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन वो आपको राइट साइड में ऊपर में है। रोमांटिक पोइट्री के लिए या सैटेरिकल नॉवेल्स के लिए, इनमें से किस चीज के लिए जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी ऑप्शंस स्क्रीन पे अवेलेबल है, सारे शब्दों की मीनिंग भी हमें पता होनी चाहिए। मनीषा, किस बैच में क्लास नहीं हो रही बच्चा, पीजीटी टीजीटी में या किसी और बैच की आप बात कर रहे हैं। पीजीटी टीजीटी बैच की आप बात कर रहे हो और किसी और बैच की बात कर रहे हो, कौन से बैच में ऐप पे क्लास नहीं हो रही है। रिप्लाई कीजिएगा। दो विकेट गिर गए ओ तेरी। पीआरटी में हाँ बता देते हैं, पीआरटी के हम बता देंगे क्लास क्यों नहीं हो रही। 2 मिनट का समय दीजिए, हम बता दे रहे हैं। तो इसमें आंसर हमारा होगा, उस समय क्या है ना, वो जो समय था जैकोबियन एरा था, उसमें डार्क ट्रेजेडीज लिखी जाती थी, ठीक है। क्या लिखी जाती थी, डार्क ट्रेजेडीज लिखी जाती थी और रिवेंज प्लेज लिखे जाते थे। डार्क ट्रेजेडीज और रिवेंज प्लेज, ठीक है, डार्क ट्रेजेडीज और रिवेंज प्लेज लिखे जाते थे। सुबह में यूट्यूब वाला सेशन बंद हुआ, 7 बजे आपकी क्लास थी, 8 बजे से यूट्यूब की क्लास होती थी। तो अब एक क्लास के लिए हम समय वहां पे अभी दे नहीं सकते हैं, ठीक है। इस कारण से फिलहाल हमने क्या उसे ऑफ करके रखा है। जब फिर 2 क्लासेस होंगी, क्योंकि उतना सवेरे अगर हम उठेंगे अपना मतलब बाकी सारा रूटीन कैंसिल करके, तो फिर हमें क्या है टाइम चाहिए। आप क्या है ऐसे रीडिंग की क्लास यहाँ पे ऐप पे चल रही है उसको कीजिए, उससे भी आपका बेनिफिट हो। ऐप पे नहीं बल्कि हमारे यूट्यूब पे चल रही है, उसको फॉलो कीजिए। फिर जब वहाँ पे सेशन खाली होगा तो वहाँ पे 2 क्लासेस आपकी हो जाएंगी, तो चलेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, विच इंडियन पोएट रोट गीतांजलि अर्निंग द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1900 कितने में मिला था लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को, 1933, 34, 35 कब मिला था बताइए। गीतांजलि को नोबेल कब मिला है, 33 में, 34 में या 35 में। उन्नीस सौ 13 में। हाँ ठीक है, चलिए। तो आंसर क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पोइम्स का कलेक्शन है, गीतांजलि जो है वो क्या है, पोइम्स का कलेक्शन है, 157 इन टोटल। एमिली ब्रॉन्ट ने वुदरिंग हाइट्स लिखी है। इसमें जो मेल प्रोटोगोनिस्ट को आप हीरो कह सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा शब्द है याद करने के लिए। विलेन के लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं, एंटागोनिस्ट। द वर्ड दैट वी यूज फॉर विलेन इज एंटागोनिस्ट। कौन है, एजगर, लिंटन, हीथक्लिफ, हेनले, अर्नशॉ, लॉकवुड या इनमें से कोई नहीं। वुदरिंग हाइट्स का मुख्य पात्र कौन है, हीरो कौन है। वुदरिंग हाइट्स का मुख्य पात्र कौन है, हीरो कौन है, ठीक है। उत्तर दीजिएगा, वुदरिंग हाइट्स का हीरो कौन है। हाँ हीथक्लिफ है बच्चा, ठीक है, हीथक्लिफ है आपका आंसर, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच लिटरेरी टर्म डिस्क्राइब्स द इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय अ वर्क, ठीक है। तो उसे मूड कहते हैं, ठीक है। इमोशनल एटमॉस्फेयर को हम लोग क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। टोन क्या होता है, अप्रोच ऑफ द ऑथर। ऑथर किसी विषय के बारे में क्या सोचता है,
उसे हम लोग टोन कहते हैं। और जिस तरह का मूड वो क्रिएट करना चाहता है या जिस तरह का वो एटमोस्फेयर क्रिएट करना चाहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। इन दोनों शब्दों में क्या है, धर्म सॉरी मतलब जो अंतर है वो समझ के रखना है। सेटिंग का मतलब होता है टाइम एंड प्लेस। सेटिंग का मतलब क्या होता है, टाइम एंड प्लेस की कब की कहानी है, कहाँ की कहानी है। और थीम का मतलब होता है सब्जेक्ट की किस विषय पर लिखा गया है, सब्जेक्ट को हम लोग थीम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फॉल्सी के लिए दूसरा शब्द हम क्या यूज करते हैं, हमार्शिया यूज करते हैं। क्या शब्द यूज करते हैं, हमार्शिया यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है पैथेटिक फॉल्सी क्या है सॉरी, हमार्शिया को हम लोग कहते हैं ट्रेजिक फ्लॉ को कहते हैं, नहीं हमार्शिया नहीं होगा। पैथेटिक फॉल्सी अलग चीज होती है, उसको ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। पैथेटिक फॉल्सी दूसरी चीज है। यस आई नो डूड, क्या तुम लोग ये बहस करने लगते हो। नहीं नहीं, वो अलग चीज है। पैथेटिक फॉल्सी फैलेसी अलग चीज है और ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, अलग चीज है। एरर इन जजमेंट अलग चीज होती है। ठीक है, पैथेटिक फॉल्सी में क्या करते हैं ना, हम लोग किसी भी व्यक्ति के इमोशंस को नेचर से क्या करते हैं, जोड़ करके देखते हैं। मतलब बारिश हो रही है तो हम बोलते हैं कि हम दुखी हैं, आसमान भी दुखी है। हम रो रहे हैं, आसमान भी दुखी। ये कौन सी मूर्खता है। इसी मूर्खता को हम लोग क्या कहते हैं, पैथेटिक फॉल्सी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के इमोशंस को हम लोग नेचर से जोड़ करके देखते हैं कि भैया एक व्यक्ति उदास है तो बारिश हो रही है, तो उसकी उदासी को बारिश से जोड़ देते हैं कि ये रो रहा है, आसमान भी रो रहा है। ठीक है, इसी को पैथेटिक फॉल्सी कहते हैं। विच नॉवेल बाई आर के नारायण इज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। इनमें से कौन सा नॉवेल है जो कि मालगुडी टाउन की कहानी कहता है। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, कंथपुरा, द गाइड, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, बताइएगा कौन सी है। इसमें से देखिएगा दो ही जो बुक्स हैं वो उनकी लिखी हुई हैं। दो ही बुक्स क्या है, उनकी लिखी हुई हैं। ठीक है हाँ, द गाइड होगा। आंसर किसका बेटा, सबका तो आंसर बता दिए ना ऊपर में। ऊपर में तो हम आंसर बताते हुए आए हैं, किसका आंसर छूट गया। दूसरा देखिएगा, इसका आंसर आपको दे दिया गया है और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है उसमें। ठीक है, लाखा बाखा मुल्क राज आनंद के अनटचेबल के पात्र हैं बच्चा। रुक जाइए, दो तीन लोगों को हम ब्लॉक कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, कहानी सही हो जाएगी। राजपूत कब से पंडित ब्राह्मण में आने लगा। कितने देर का टाइम आउट दे दे। अच्छा, हाइड ही कर दिया मैंने, चलिए ठीक है। 20 का आंसर बेटा। द टर्म पैथेटिक फॉल्सी समझाया ना, एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन इमोशंस टू नेचर, कितना बढ़िया से समझाया हमने आपको। इसको तो हमने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया कि भाई आप क्या है, मनुष्य के जो इमोशंस हैं उसको नेचर से जोड़ देते हैं। कोई रो रहा है तो बोलते हैं भैया दुखी है, आसमान भी दुखी, बारिश बारिश अपने हिसाब से हो रही है। संघनन के कारण वर्षा हो रही, प्रेसिपिटेशन का आंसुओं से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, इन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बाय J.R.R. टॉल्किन, हु कैरीज द वन रिंग टू माउंट डूम। J.R.R. टॉल्किन की एपिक है, 5 पार्ट्स में है। पांच पांच हाँ, 5 या 6 पार्ट में है, 6 पार्ट में है। ठीक है, हॉबिट 3 है और 3 रिंग्स है और ये 6 पार्ट की ये एपिक है। और इसमें आपको क्या है, एक रिंग होता है जिसे माउंट डूम तक ले जाना है। किस पात्र को यह काम सौंपा जाता है, किस कैरेक्टर को यह काम क्या है, सौंपा जाता है। एर्गरॉन, गैंडाल्फ, फ्रोडो बैगिंस, सैमवाइस गैमजी। तो फ्रोडो बैगिंस और सैमवाइस गैमजी क्या है, मिल करके जाते हैं, बट फ्रोडो बैगिंस को यह काम क्या है, सौंपा गया था। सैमवाइस गैमजी जो है उसका मित्र होता है जो उसके साथ जाता है। चलिए, हाँ फ्रोडो बैगिंस है। विच लिटरेरी स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रैगमेंटेड नैरेटिव एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। ये तो बता चुके हैं, मॉडर्निज्म नॉन लीनियर नैरेटिव या फ्रैगमेंटेड नैरेटिव होता है, या फिर मल्टीपल पर्सपेक्टिव। मल्टीपल पर्सपेक्टिव मतलब उसमें एक बात आती है कि भाई देयर कैन बी मेनी सब्जेक्टिव ट्रुथ्स, मतलब सच भी कई तरह का हो सकता है। हर व्यक्ति के नजरिए से क्या है, सच की परिभाषा बदल जाती है। ठीक है, फ्रैगमेंटेड नैरेटिव भी किसका है, मॉडर्निज्म का है। किसका है, मॉडर्निज्म का। 23 का बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, द टर्म यूफेमिज्म रेफर्स टू। यूफेमिज्म क्या है, कल पढ़ाया था,
कल, हाँ कल ही पढ़ाया आपको हमने, पहले भी पढ़ा चुके लेकिन कल भी हुआ था। तो उसमें लोग क्या करते हैं, अ माइल्ड एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ हार्श वन, किसी कठोर बात को किसी सिंपल शब्द से, किसी अच्छे शब्द से कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई मर गया तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट अवे, डाइड की जगह क्या यूज कर लेते हैं, पास्ट अवे, तो क्या हो जाएगा, अ माइल्ड एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ हार्श वन, सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ हार्श वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, वेटिंग फॉर गोडॉट, वेटिंग फॉर गोडॉट, गोडॉट का मतलब गॉड होता है, वेटिंग फॉर गोडॉट क्या है, उसमें गोडॉट का मतलब गॉड होता है। एक्चुअली इन्होंने सेम जो राइटर है जिनकी हम बात करेंगे, उन्होंने फ्रेंच में एक मतलब प्ले लिखा था, उसी प्ले का ये क्या है, ट्रांसलेटेड वर्जन है, और वहां पे गोडॉट शब्द का यूज किया गया था इन रेफरेंस ऑफ गॉड, इसलिए वेटिंग फॉर गोडॉट में गोडॉट का मतलब क्या होता है, गॉड होता है। चलिए किसने लिखा है, हाँ सैमुअल बैकेट ने लिखा है बच्चा, बहुत बढ़िया। लेकिन हमको इसको हाईलाइट ऐसे करना जरूरी थोड़ी ना, आप लोग तो समझ जाएगा, आंसर की भी दिया हुआ है टेलीग्राम पे, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, प्रिंट करके आप क्वेश्चंस को रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक बार फिर से उलट ले, ऐसे हम लोग क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल क्या है इंप्रूव करते जाएंगे, टफ करते जाएंगे। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स जोसेफ स्टालिन, तो दो किताबें इनकी है, आपको प्रतीकात्मक रूप से आपको मिलेंगी, एक 1984, 1984 जो है ना वो सर्वेलेंस की बात करता है या टोटलिटेरियन मतलब सोसाइटी की बात करता है, और ये जो आपका है एनिमल फार्म ये बात करता है कम्युनिज्म की, एनिमल फार्म किसकी बात करता है, कम्युनिज्म की बात करता है, मतलब एक फार्म है जिसपे कई तरह के जानवर है, और एक्चुअली यहाँ पे क्या है प्रतीकात्मक रूप से बात हो रही कम्युनिज्म की, तो कौन सा पात्र होता है वो जोसेफ स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो नेपोलियन। चलिए बताइए नेपोलियन कौन रहता है, नेपोलियन कौन रहता है एनिमल फार्म पे, रिप्लाई कीजिएगा। तो कम्युनिज्म को लेकर के क्या है ना, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस नहीं था, तो एक सुअर है, वाइल्ड बोर है, वाइल्ड बोर है, उस ही का नाम क्या है, नेपोलियन है, मुख्य पात्र है इस कहानी का। एनिमल फार्म में तो सारे के सारे पात्र हमारे क्या है, जानवर ही होने हैं, क्या होने हैं, जानवर ही होने, तो जिसे पाला जाता है उसे सुअर कहते हैं, और जो जंगल में रहता है उसे बोर कहते हैं, बट मतलब जानवर वो दोनों सेम ही है। चलिए, विच इंडियन इंग्लिश नॉवेल एक्सप्लोर्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ अ यंग गर्ल, एक बच्ची है, यंग बच्ची है, उसके नजरिए से पार्टीशन को किसमें बताया गया है। सर आप टेंस नहीं करवाते, टेंस करवाते हैं बच्चा, बट जिस रूप में आप लोग टेंस पढ़ते हैं उस रूप में नहीं पढ़ाते, हमने तो टेंस पढ़ाया है, किसको पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है तुषार आपको टेंस, ठीक है, लाइक कर दो भैया, 28 को लाइक नहीं करता बच्चा, हमको ये पता, लाइक करने से देखिए दो बेनिफिट होते हैं, हमें क्या बेनिफिट होता है कि यह जो वीडियो है वो रिकमेंडेशन में जाएगा, रिकमेंडेशन मतलब अगर कोई व्यक्ति लिटरेचर के लिए वीडियो सर्च करेगा तो उसमें संतोष सर की भी वीडियोस को दिखेगी। दूसरा आपको बेनिफिट ये होगा कि कोई और टीचर अगर लिटरेचर पढ़ाएगा तो आपको भी उसकी वीडियो आएगी कि आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है, हो सकता है हमसे बढ़िया पढ़ाने वाला कोई मिल जाए। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की, आइस कैंडी मैन वापसी सिधवा की, किस किताब में पार्टीशन की ही बात की गई है लेकिन कहानी को दिखाने का नजरिया एक बच्ची की दृष्टि से है। द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष की है। द ग्रेट इंडियन नॉवल शशि थरूर की, खैर चलिए द ग्रेट इंडियन नॉवल तो महाभारत का एक क्या है, सैटेरिकल टेक है, महाभारत को ही क्या है एक सैटेरिकल रूप में क्या है उसमें प्रेजेंट किया गया है, तो वो तो नहीं होगा। बाकी में से कौन सी किताब होगी, रिप्लाई कीजिएगा। आइस कैंडी मैन, वापसी सिधवा की किताब है आइस कैंडी मैन, ठीक है, आइस कैंडी मैन। अलिट्रेशन जो शब्द है वो क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, और टाइप ऑफ राइम और नैरेटिव टेक्निक, दोनों में से क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वाउल, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट और नैरेटिव टेक्निक, नन ऑफ द अबव, या टाइप ऑफ राइम स्कीम। अलिट्रेशन क्या होता है बताइएगा। अलिट्रेशन इनमें से क्या होता है, रिप्लाई कीजिएगा। 28 का सी, टाइप ऑफ राइम स्कीम नहीं, राइमिंग स्कीम नहीं, अलिट्रेशन बच्चा राइमिंग स्कीम नहीं है, रिप्लाई कीजिएगा। तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट से ये डिफर इसलिए करता है कि नॉर्मली देखिए ध्यान दीजिएगा,
अलिट्रेशन में क्या होता है कि एनी साउंड, कोई भी साउंड हो सकता है, शब्द की शुरुआत में आना चाहिए कंसेक्यूटिवली और रिपीटेटिव होना चाहिए, बार बार आना चाहिए, ठीक है। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ख ख ख, वो अलिट्रेशन का एग्जांपल है। तो रिपीटेशन ऑफ मोस्टली कॉन्सोनेंट साउंड, प्राइमरली कॉन्सोनेंट होता है, मतलब उसमें वाउल भी हो सकता है आपका, और सिर्फ वाउल है तो उसको एसोनेंस कहेंगे, सिर्फ कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंस कहेंगे, और प्राइमरली कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलिट्रेशन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में थोड़ा सा फर्क है, कॉन्सोनेंस में सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड ही होगा, और अलिट्रेशन में प्राइमरली कॉन्सोनेंट साउंड होगा और शुरुआत में आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा लेकिन कहाँ आएगा, शुरुआत में आएगा। प्राइमरली कहने का मतलब है अधिकांशतः, 100 में से 90 एग्जाम्पल्स में। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, आंसर हमारा बी होगा। नहीं, अल्यूजन नहीं होता है बच्चा। अल्यूजन में क्या करते हैं हम लोग, किसी फेमस किताब, किसी फेमस कैरेक्टर या किसी हिस्टोरिकल इवेंट को अल्यूड करते हैं। अल्यूजन किससे बना है, अल्यूड से बना है, ठीक है। अल्यूजन किससे बना है, अल्यूड शब्द से बना है, ALLUD, अल्यूड वर्ब से अल्यूजन नाउन बनता है, वो अलग चीज है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी फेमस किताब, किसी फेमस घटना को, किसी फेमस कैरेक्टर को, किसी फेमस लाइन को अपनी लिटरेचर में यूज करते हैं। ये कहां से बनता है, एल्यूड वर्ब से बनता है, एल्यूड वर्ब से, ठीक है। एल्यूड टू समबडी समथिंग, टू मेंशन समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, और उसी से आपका शब्द क्या बनता है, एल्यूजन। डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड की। समथिंग दैट इज सेड और रिटन दैट रेफर्स टू और मेंशन अनदर पर्सन और सब्जेक्ट इन एन इनडायरेक्ट वे, ठीक है, उसी को एल्यूजन कहते हैं लिटरेचर में। सोहराब, आपकी किस क्वेश्चन का, हम किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं बच्चा। कौन से क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं किया हमने, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। आपकी किस क्वेश्चन का हमने आंसर नहीं किया, हम कमेंट देख लेते हैं। हाँ, ही हैज द मिडास टच, या ही मेट हिज वाटरलू, या ही इज एक्टिंग लाइक अ रोमियो। Which literary movement rejected traditional forms and embraced experimentation in the 20th century? 20th century कहने का मतलब 1900 प्लस में कौन सा लिटरेरी मूवमेंट आया जिसमें हम लोगों ने पुराने स्टाइल्स को छोड़ दिया और एक नए स्टाइल को क्या किया, अपनाया, नए स्टाइल को, नई टेक्निक को अपनाया। सर आप बी मत बोलिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन बताइए आपका कौन सा क्वेश्चन था, आपका कौन सा क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई हमने नहीं किया, बताइए, उसका रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे आंसर मॉडर्निज्म होता, बट मॉडर्निज्म का ऑप्शन नहीं है, तो आप पोस्ट मॉडर्निज्म भी क्या है, यूज कर सकते हैं। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म ऑलमोस्ट सेम है, 145 पे 3 विकेट, 15.5 ओवर, 146 पे 3 हो गया, आप पोस्ट मॉडर्निज्म हो जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चंस और है, फिर हम लोग ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, हार्पर ली की लिखी हुई है, वो रेसिज्म पे है। हु इज द लॉयर डिफेंडिंग टॉम रॉबिन्सन, टॉम रॉबिन्सन एक अश्वेत व्यक्ति होता है जिसके ऊपर एक बच्ची की रेप का आरोप लगता है, तो उसको कौन बचाने गया है, एटिकस फिंच, स्कॉट फिंच, जेम फिंच या बॉब ईवेल, उसका केस कौन लड़ रहा है। सोराब, सर व्हाट इज एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स उस दिन फिर बता चुके थे, कितनी बार बताए बच्चा। एस्थेटिक्स को ब्यूटी से भी आप क्या कर सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो। पहले इसका आंसर दीजिए, कौन था, फिंच है, इतना हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, वो हम समझा दिए थे उस दिन तुमको। ठीक है, आंसर क्या होगा, एटिकस फिंच होगा। खत्म कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन है, उसके बाद आपको बताते हैं। विच ऑथर इज नोन फॉर द कोट अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। द वेस्टलैंड से ये लाइन ली गई है, कहां से ली गई है लाइन, द वेस्टलैंड से ली गई है, तो बताइए वेस्टलैंड किसने लिखी है, उसी की लाइन होगी, जिसने वेस्टलैंड लिखी होगी उसी की यह लाइन होगी, जिसने द वेस्टलैंड लिखी होगी उसी की यह क्या होगी, लाइन होगी, बताइएगा। ठीक है, तो एस्थेटिक्स का मतलब होता है ब्यूटी, एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है, ब्यूटी। ब्यूटी कहने का मतलब होता है क्या कहा गया से मतलब नहीं, बात को कैसे कहा गया है, ठीक है, बात को क्या कहा गया उससे मतलब नहीं, कैसे कहा गया है, ठीक है। तो एस्थेटिक्स का मतलब होता है हाउ समथिंग इज प्रेजेंटेड, किसी आर्ट फॉर्म को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं,
उसके स्टाइल, उसकी इमेजरी, इन सभी को क्या है एस्थेटिक्स में काउंट किया जाता है। उस दिन भी बता चुके थे। आपको एक्चुअली एस्थेटिक शब्द का ही मीनिंग नहीं पता है, इसलिए आपको क्या वो पूरा चीज पढ़ना पड़ रहा है। शब्द की मीनिंग समझोगे ना तो आधी से अधिक चीजें आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आपको एस्थेटिक्स जो शब्द है वो समझ में आना चाहिए। चलिए, तो टीएस एलियट ने द वेस्टलैंड में लिखी, जो वेस्टलैंड की कविता लिखी थी उसमें कहा था अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। क्यों कहा था? क्योंकि अप्रैल का जो महीना तो वसंत का महीना होता है, और वसंत में फूल खिलते हैं। तो जब चारों तरफ बंजर भूमि हो तो आपको फूलों का मौसम सबसे अधिक खलेगा। आपको लगता है वो काश ये बंजर भूमि नहीं होती तो यहाँ फूल खिल रहे होते। तो जैसे आपका मान लीजिए क्या कह सकते हैं, त्योहार में क्या घर ज्यादा याद आता है, ठीक उसी तरह से। द टर्म डिनोमेंट रेफर्स टू, डिनोमेंट का मतलब क्या होता है बताइएगा? ठीक है, डिनाउंसमेंट अलग चीज है, डिनोमेंट अलग चीज है बच्चा। डिनाउंस अलग चीज है, डिनाउ अलग चीज है, समझिएगा दोनों अलग अलग चीज है। दोनों को एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं करना है। 154 पे 3। तो क्लाइमेक्स से थोड़ा आगे बढ़ेगा ना, क्लाइमेक्स से जब 10 कदम आप आगे बढ़ेगा तो आपको क्या मिलेगा? डिनोमेंट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? डिनोमेंट, जहां पे सारी मतलब ब्याह हो जाता है हीरो हीरोइन का, बस काम खत्म। हम लोगों को फिल्म में चाहिए होता है ना अंत में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ। तो आपके सारे समस्याओं का, सारे प्लॉट होल्स को यहाँ पे प्लग किया जाता है। जितने भी लूज एंड्स होते हैं उनको टाई किया जाता है। कहाँ पे? डिनोमेंट में। सारी समस्याओं का समाधान अंत में आपको दिया जाता है, सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। विच इंडियन इंग्लिश पोएट इज नोन फॉर द कलेक्शन द गोल्डन गेट? द गोल्डन गेट किसने लिखी है? द गोल्डन गेट किसने लिखी है, आपसे यह पूछा जा रहा है। विक्रम सेठ, कमला दास, नसीम एजिकेल या डॉम मोराइस? इनमें से किसने लिखी है द गोल्डन गेट? इनमें से किसने द गोल्डन गेट लिखी है? गोल्डन गेट किसने लिखी है? रिप्लाई कीजिएगा। विक्रम सेठ ने लिखी है, ज्यादा समय नहीं देते इसको। इन द ग्रेट गैट्सबी बाई एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, हु इज द नरेटर? ग्रेट गैट्सबी में कहानी कह कौन रहा है? कहानी कह कौन रहा है द ग्रेट गैट्सबी में? निक कैरेवे। कहानी कौन कह रहा है? निक कैरेवे। ठीक है, चलिए। किस, ये सबसे आसान क्वेश्चन है लिटरेचर का आज का, किस लिटरेरी डिवाइस में लाइक या एज का प्रयोग हम लोग कंपैरिजन के लिए करते हैं? तो सिमले का प्रयोग करते हैं सिमिलैरिटी बताने के लिए। सिमले का प्रयोग करते हैं सिमिलैरिटी बताने के लिए। चलिए, रीडिंग कंप्रीहेंशन का पैसेज कैसा लगा था आपको? रीडिंग कंप्रीहेंशन का पैसेज कैसा लगा था? हमने कुछ फिलोसॉफिकल पैसेजेस भी इसमें क्या है इंक्लूड करने का प्रयास किया था। कैसा लगा था पैसेज, ये बताइए आप लोगों को। ठीक था या इससे भी थोड़ा टफ दिया जाए? ठीक है, एक शायद दिए होंगे, इसमें नहीं दिए होंगे तो इसके बाद वाले में आपको क्या है फिलोसॉफिकल पैसेज मिलेगा। हाँ, एक डाला था ना, फिलोसॉफिकल पैसेजेस हमने क्या है ऐड किए हैं। कितने फास्ट ये लोग घर से पढ़ करके आए ना, घर से पढ़ करके आए। एक दिन पहले क्वेश्चन मिल गया तब भी नहीं पढ़ के आएगा, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अगर आपको ज्यादा पन्ने लग रहे हैं तो बोलिएगा हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज और छोटा कर देंगे, इंस्ट्रक्शन वाला पेज हटा देंगे और आप लोग इसको बना करके रखिएगा। रीडिंग कंप्रीहेंशन देखो, आप सभी को पता है ना, आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हो आपको पता है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन यहाँ पे एक पैसेज कराने से तो इंप्रूव होगा नहीं है। उसके लिए क्या है कि रोज आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग क्या है विलियम सिडनी पॉटर की कहानी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? और क्या कहते हैं रिट्रीव्ड रिफॉर्मेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, रिफॉर्मेशन। ठीक है, और रिट्रीव्ड रिफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत में जो क्या कह सकते हैं वाटर रिसोर्सेज है उनके ऊपर में हम लोग एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं जो न्यूज़पेपर आया था वर्ल्ड वाटर डे पे, वो पढ़ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें पढ़ रहे हैं तो रीडिंग वहाँ से इंप्रूव होगी। यहाँ पे क्वेश्चंस को डील करने से आपके क्या रीडिंग इंप्रूव नहीं होगी। क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, उसमें से कोई डाउट हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 समझा दीजिए, बट अलग से यहाँ पे पैसेज पढ़ाने का कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए ग्रामर के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 45। रीडिंग का क्लास रोज कीजिए, रीडिंग से आपको क्या है फायदा होगा। सर आपके लेक्चर्स एंजॉय करने लग गया हूं मैं। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, पहले डाल देते हैं गरिमा, एक दिन पहले। ठीक है, एक दिन पहले दे देते हैं। एक दिन पहले कल रात में दिया था, रात हो जाती है कई बार बनाते बनाते, क्योंकि
इसमें से 3 क्वेश्चन तो आखिर में हमने ग्रामर के जो कॉमन एरर के थे वो चेंज किए थे, बट वो हम पहले दे देते हैं, आपको बनाने का घर पे मौका मिले। यहाँ पे बनवाना टाइम की बर्बादी है, टीचर बनवाते हैं कि इसका आंसर करो, बट दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, प्लेन वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। तो उससे हम लोग बचते हैं, ठीक है। ग्रामर थोड़ा टफ करेंगे, अब फिर भी थोड़ा आसान है। चलिए, हैविंग फिनिश्ड द एग्जाम अर्ली द रूम वाज लेफ्ट क्वाइटली बाय द स्टूडेंट्स। चलिए, इसका क्या आंसर होगा? तो यहां पे देखिएगा, हैविंग फिनिश्ड द एग्जाम अर्ली, सो हु फिनिश्ड द एग्जाम, एग्जाम किसने खत्म किया होगा, कमरे ने या विद्यार्थियों ने? ये जो एग्जाम है वो किसने खत्म किया होगा? कमरों ने, कमरे या जो रूम हमारा नाउन है, इसने एग्जाम को अर्ली खत्म किया या फिर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ने खत्म किया होगा। तो हमारा यहां पे क्या होना चाहिए था? हैविंग फिनिश्ड द एग्जाम अर्ली द स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो जाता? द स्टूडेंट्स लेफ्ट द रूम अर्ली या क्वाइटली, ठीक है, ये मिस्टेक है। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? हैविंग फिनिश्ड द एग्जाम अर्ली द स्टूडेंट्स लेफ्ट द रूम क्वाइटली, क्योंकि हैविंग फिनिश्ड द एग्जाम, हु फिनिश्ड द एग्जाम? द स्टूडेंट्स फिनिश्ड द एग्जाम, विद्यार्थियों ने परीक्षा खत्म की है, ठीक है। ये था इसमें, इसी में दिक्कत हुई कि बाकी तो आप लोगों ने भर लिया होगा। कैंसल्ड की ये वाली स्पेलिंग क्या है? सही है, डबल एल होना चाहिए था कैंसल्ड में। खैर देखिएगा, एक अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट भी है, एक में सिंगल एल होता है, एक में डबल एल होता है, तो हम लोग डबल एल वाला ही फॉलो करते हैं। हम लोग जो फॉलो करते हैं क्या करते हैं? ट्रैवलिंग में भी डबल एल डालते हैं, कैंसल्ड में भी डबल एल डालते हैं, तो हमारा क्या आंसर होगा? कैंसल्ड। ये बड़ा ही आसान था। आगे है, द डैश चाइल्ड, तो द आर्टिकल है, चाइल्ड हमारा नाउन है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो शाय तो एडवर्ब है, ये दोनों तो ये खत्म हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जाएगा। यहाँ पे मोटिवेट वर्ब का पहला रूप है और ये मोटिवेटेड वर्ब का तीसरा रूप है, तो बी वर्ब के साथ क्या होता है? वर्ब का तीसरा रूप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। किसी क्वेश्चन में देख लीजिए, अब है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ही जानना है कि सर ये चीज हमें बता ही दीजिए, तो वीडियो शुरू होने के पहले कमेंट कर जाएगा, क्योंकि क्लास जब चलता है तो मान लीजिए अभी 29 बच्चे लाइव है, तो 29 बच्चे जब कमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा देर तक कमेंट क्या टिकता नहीं है। तो क्लास के पहले या फिर क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट कर दीजिए, उसको हम कहीं ना कहीं जाकर के एड्रेस कर देंगे, ठीक है। दोनों गलत नहीं है बच्चा। देखिए, जब इंप्रूवमेंट की बात आती है उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहते हैं। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में किसी एक टुकड़े में मिस्टेक होता है और हम लोग देखते हैं कि किस टुकड़े से सही हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है? बी में जो टुकड़ा है, बी में क्या होना चाहिए? तो बी में क्या होना चाहिए था? स्टूडेंट्स को होना चाहिए था, ठीक है। चेंज द पैसिव वॉइस, दे आर पेंटिंग द हाउस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इज प्लस भी थ्री प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, वाज प्लस भी थ्री प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। इज के साथ भी फोर एक कंटिन्यूअस हो जाएगा और बी के साथ भी थ्री आपका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। आगे है चेंज टू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। शी सेड, उसने कहा, आई विल, तो आई किसके लिए आ रहा है? शी के लिए आ रहा है, तो शी, सब जगह तो शी है, और विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, ठीक है। विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। कोई टॉपिक पढ़ना हो बोलेगा, पढ़ा देंगे अलग से। इंप्रूव द सेंटेंस, ही रन फास्ट टू कैच द बस, ठीक है। तो ही के साथ भी वन गलत है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर लिखा गया तो भी वन गलत है। भी थ्री अगर इसको आप मान के चल रहे तो भी गलत है, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के तो भी थ्री हम लोग नॉर्मली नहीं यूज करते हैं। तो ही रन्स फास्ट टू कैच द बस, ही रैन फास्ट टू कैच द बस, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी होगा। प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब ये रेगुलर फिनोमिनन हो, जब रोज होता हो, तो ये तो रोज हो नहीं रहा है। लिटरेचर तो पढ़ा चुके हैं बच्चा, फिर से लिटरेचर तो एक बार आपको पढ़ा चुके हैं ना, लिटरेचर तो एक बार पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। कौन सा पोर्शन बताना बताइए, बता देंगे। एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आएगा तो यू वोंट हैव दैट मच टाइम, आपको उतना समय मिलेगा नहीं, तो अभी से आप लोग प्रिपेयर रहिए। अगर आप लोग ये वेट करेंगे नोटिफिकेशन आएगा फिर तो नहीं, नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो नोटिफिकेशन एग्जाम के बीच में बहुत ज्यादा गैप आपको नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों सही होगा, किसमें? बी, दोनों सही हो, हम देख लेते हैं बच्चा। नहीं नहीं नहीं,
बी होगा, रन्स फास्ट नहीं होगा, रोज थोड़े दौड़ना ही पड़ता होगा उसको बस पकड़ने के लिए, कहीं तो टाइम पे पहुंचता होगा, ठीक है, उसकी आदत नहीं है कि वो ही रैन फास्ट टू कैच द बस, ये ज्यादा लॉजिकली सही है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दूसरों का भला चाहने वाला, दूसरों का अच्छा चाहने वाला, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्रूअल, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्रूअल हो जाएगा। नहीं, मोर देन वन नहीं होगा। आप लोग लॉजिक पे क्यों जाते हैं, लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज में एक प्रैक्टिकलिटी का भी तो एस्पेक्ट होता है, लैंग्वेज में एक प्रैक्टिकलिटी का भी तो एस्पेक्ट होता है। एक वाक्य सही है गलत है, आई ईट अ फ्लैग, आप तो बोलिए सही है सर, कैसे सही है, तो आई के साथ भी वन है और ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो और लगा हुआ, तो ये सही है क्या, लॉजिक को क्या करेंगे, लॉजिक को हम क्या करें, लॉजिक को कहीं फेंक दे ले जा करके। आई ईट अ फ्लैग आप बोलेंगे सही है सर, मैं झंडा खाता हूं, झंडा कौन खाता, ठीक है, डंडा खाता तो हो भी सकता है, लॉजिक भी लगाया कीजिए। जा, कितनी उंगली हमने टच कर दी थी। चलिए आगे देखेंगे। एफेमरल का आपको क्या करना है, सिनोनिम, सिनोनिम ना, तो टेम्पररी या परमानेंट क्या होगा, सारी चीजें गायब हो गई, एक सेकंड रुकिए। इन्हीं में से कोई एक होगा, टेम्पररी या परमानेंट, बताइए। एफेमरल का मतलब टेम्पररी या परमानेंट, इन दोनों में से कोई एक होगा, जल्दी बताइए। टेम्पररी होता है बच्चा, एफेमरल का मतलब क्या, बाप रे 5 विकेट गिर गए, बड़े जल्दी। उफ, चलिए एफेमरल का मतलब क्या होता है, टेम्पररी होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अ पर्सन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किताबें काफी पसंद, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल, उसे क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल कहते हैं, उसे हम लोग बिब्लियोफाइल कहते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू बाइट द बुलेट, टू बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, कोई समस्या उसको सामने उससे क्या है, भिड़ जाना कि हाँ ठीक है क्या बात है बताइए, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को डायरेक्टली एड्रेस कर देना। मैच नहीं देख पाएंगे बच्चा, अच्छा, अगर आप सीएसके फैन हैं तो आप तो देख पाएंगे, लेकिन हमारा तो जा चुका है हीरो, हमारा हीरो तो जा चुका है, ठीक है, लेकिन चलो 50 मार के गया है तो ठीक ही है, 50 लग गई थी, 62 रन्स, नॉट बैड। चलिए आगे देखेंगे, स्पिल द बीन्स, तो स्पिल द बीन्स की वही मीनिंग होती है जो लास्ट टाइम हमने बोला था, टू गेट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, स्पिल द बीन्स का भी वही होता है, टू रिवील अ सीक्रेट, किसी रहस्य पर से पर्दा हटा देना। आगे है क्विकली, शी रन्स क्विकली जो है उसमें क्विकली क्या है, तो ये एडवर्ब है। आगे से देखिएगा, क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, आप एक नजर देख लीजिए, आगे से आपको बता दीजिएगा क्या है, ये नहीं कि भाई सर बहुत ज्यादा भारी है, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो टीआरई के लिए हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने क्या, मैंने क्या कल रात्रि में नींद खराब करके आइडेंटिफिकेशन पे, ठीक है, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, जैसे मतलब सेगमेंट्स बांट करके कि भाई एडजेक्टिव प्रोनाउन इसमें इतना होना चाहिए, ये सारा सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, देखो तो इस तरह का चलेगा। हिज आर्ग्यूमेंट वॉज कंप्लीटली फ्लॉड डिस्पाइट द रोबस्ट एविडेंस ही प्रेजेंटेड, इसमें कंप्लीटली क्या, एडवर्ब, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करने का प्रयास किया गया है। एलवाई वाला यहाँ पे इसलिए बताया कि हम सोच रहे हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो हमको लगता है कि उससे आपका काम हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, कल रात्रि में बना है, आपको कितने बजे लगता है, 1-1:30 बजे मैंने भेजा है वो क्वेश्चन सेट का, उसके बाद इसको बैठ करके बनाया है, इसमें है क्वेश्चंस, बढ़िया है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, रनिंग जो है वो क्या है, तो रनिंग क्या है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया, सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, और वर्ब का चौथा रूप जेरंड जिसे कहते हैं वो क्या है, नाउन की तरफ फंक्शन करता है, तो रनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर ऐड कर दे, प्रीवियस ईयर ऐड कर देंगे बच्चा, प्रीवियस ईयर हुआ ही कितना है, प्रीवियस ईयर हुआ ही कितना है, एग्जाम बीपीएससी का हुआ नहीं, कहीं और से बोलेगा तो उठा करके डाल देंगे। चलिए
नाइदर द मैनेजर नॉर हर असिस्टेंट वाज एबल टू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। तो नाइदर नॉर में क्या करते हैं हम लोग, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसको पकड़ते हैं। तो वर्ब के नजदीक में कौन है, असिस्टेंट। तो असिस्टेंट्स के प्लूरल, तो वाज की जगह क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए। तो वाज की जगह क्या होना चाहिए था, वर। तो हमारा आंसर होगा बी। हमारा आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 35 में फिल इन द ब्लैंक, शी इज डैश टैलेंटेड आर्टिस्ट। तो अ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आर्टिस्ट है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, और काउंटेबल सिंगुलर नाउन कभी भी वाक्य में अकेला नहीं आएगा। अ इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद टैलेंटेड है, टैलेंटेड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो शी इज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट होगा हमारा आंसर। आगे देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, डबल फिलर है, द डैश टीम प्लेड डैश इन द मैच। तो टीम नाउन है, तो नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट, ये दोनों एडजेक्टिव है। प्लेड वर्ब का दूसरा रूप है, काम कैसे किया, तो एडवर्ब होगा, काम करने का तरीका बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एडवर्ब का। तो हमारा आंसर क्या होगा, 36 का ए होगा। 36 का क्या होगा, ए होगा। 37 घर से बना करके रखना था, किसी को तेज लग रहा है तो इसलिए तेज लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन घर से सबने बना करके रखा है। चेंज द वॉइस, इसका वॉइस चेंज करना, द शेफ कुक्ड अ डिलीशियस मील। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब जब हम पैसिव करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो कुक्ड है, वर्ब का दूसरा रूप यानी पास्ट सिंपल, तो इज का प्रयोग गलत है, हैज का प्रयोग गलत है। वाज के साथ बीइंग, ये वर्ब का चौथा रूप है, कंटिन्यूअस का हो जाएगा, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। अ डिलीशियस मील वाज कुक्ड बाय द शेफ। अ डिलीशियस मील वाज कुक्ड बाय द शेफ। आगे देखते हैं 38 है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। तो ही, वह व्यक्ति अपने लिए आई का प्रयोग करे, तो आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। और एम रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, इज रीडिंग गलत, और रीड्स भी गलत हो जाएगा। इसमें ही सेज सेड, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने बात पास्ट टेंस में कही, ही सेड, तो यहां पे भी क्या हम लोग यूज करेंगे, ही सेड। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रिंट आउट लेकर के बनाइएगा, हाथ में पेपर रहेगा, बनाने में आसानी रहेगी। इंप्रूव द सेंटेंस, द मूवी वॉज टू मच बोरिंग। अगर गलती है तो इसको सुधारना है, ठीक है। मूवी वॉज टू मच बोरिंग, मूवी जो थी बहुत ज्यादा बोरिंग थी। सर आप ऑफिस एकेडमी, नहीं बच्चा नहीं छोड़े हैं, छोड़ने की बात ही नहीं है। देखिए वहां से कुछ टीचर चले गए थे, तो आपके शशि सर हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला कि सर अंग्रेजी संभाल दीजिए, तो किया। और पीआरटी का बैच है ना, कल मंडे से पीआरटी के बैच में क्लास रहेगी हमारी। हम लोग दोस्त हैं, हमारा वैसा मतलब क्या कहते हैं, ना फाइनेंशियल कभी झगड़ा होना ना पर्सनल, ठीक है, काफी पुरानी रिलेशनशिप है हम दोनों की। चलिए, तो यहां पे सिर्फ टू बोरिंग लगाइए, काम हो जाएगा, मच लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेरी बोरिंग लगा दीजिए या टू बोरिंग लगा दीजिए, मच यहां पे लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। वेरी बोरिंग लगा दीजिए, टू बोरिंग लगा दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू बोरिंग हो जाएगा। वेरी बोरिंग से भी हो जाता है, लेकिन यहां पे वेरी मच लगा दिया है इसलिए गलत है। आगे ऑब्सक्योर का एंटोनिम बताना है, तो ऑब्सक्योर वर्ब ऑब्जेक्टिव दोनों की तरह यूज होता है। तो यहां पे देखिएगा, ऑब्सक्योर का उल्टा क्या हो जाएगा, क्लियर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, साफ। ये कहां मिलेगा बच्चा, वो टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ होगा इसी वीडियो में कहीं ना कहीं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो टेलीग्राम का लिंक पड़ा होगा, टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ भरा हुआ है, जितना कंटेंट फ्री का डाला हुआ है उससे अधिक पेड में भी कोई नहीं देता है, ठीक है। और देता भी हो तो क्वालिटी नहीं होती होगी, इसलिए आराम से निश्चिंत रहिए, कंटेंट के लिए मत परेशान होइए। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी सावधानी के साथ, तो उसका मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा, प्रिसाइज। उसका मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा, प्रिसाइज। चलिए आगे, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा बच्चा, कहां मिलेगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा शॉप पे जाकर के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई का भय। तो क्लास्ट्रोफोबिया में क्या होता है, क्लास्ट्रोफोबिया में क्या होता है, आदमी को छोटी जगह पे भय होता है, आपको बताना है ऊंचाई का भय, ठीक है। एक्रोफोबिया होता है, ऊंचाई का भय किसको कहते हैं, एक्रोफोबिया को कहते हैं, ऊंचाई का भय एक्रोफोबिया को कहते हैं। ठीक है। हाल फिलहाल में एक फिल्म आई है धूमधाम, फिल्म का नाम क्या है, धूमधाम, यामी गौतम है, नेटफ्लिक्स पे मूवी है, उसमें जो हीरो है हमारा, उसे क्या है, ऊंचाई से डर लगता है, एक्रोफोबिया, ऐसे बहुत सारी चीजों से डर लगता है, बट उसमें यह शब्द एक्रोफोबिया वो यूज करता है, ठीक है, कि मुझे एक्रोफोबिया है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। उसको क्लैस्ट्रोफोबिया भी रहता है, उसको बहुत सारे फोबियाज रहते हैं।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज हिट द नेल ऑन द हेड? तो कील को सही जगह पे चोट करना, यानी किसी चीज का सही समाधान करना। तो ठीक है, ये भी चलेगा। टू डिस्क्राइब समथिंग एक्यूरेटली, किसी चीज को सही ढंग से एकदम समझा देना, यानी जिस कार्य को जिस तरह से होना चाहिए उस कार्य को उसी तरह से कर देना। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट होगी वीडियो खत्म होने के आधा एक घंटा बाद आकर के कमेंट में आप क्या क्या लिख करके चले जाना कि सर फला चीज क्या है, करा दीजिए, हम करा देंगे। ऐसे कुछ दिन में ऐप आ जाएगा, तो कुछ पेड कंटेंट भी लॉन्च करेंगे, जो बच्चे अफोर्ड कर सकेंगे वो कर लीजिएगा। लाइव जूम सेशन अभी चल रहा है, लेकिन वो बैच ऑलरेडी फुल है, तो उसमें आप लोगों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसमें मतलब जूम में होता है कि अब एक ट्यूशन की तरह है कि आप सामने से पूछ सकते हैं लगातार बातचीत करके, तो वो चलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम अंडर द वेदर? तो देखिएगा, दो होता है, एक होता है अंडर द क्लाउड, एक होता है अंडर अंडर द वेदर। अंडर द क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में, और अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग अनवेल, कि आपकी तबीयत क्या है, खराब है, आपकी तबीयत खराब है। हाँ, विजय बैच का क्लास खत्म हो गया है ज्ञानेंद्र, उसमें क्लासेस कुछ ज्यादा हो गई थी, तो ग्रामर में कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला सेक्शन रह गया था, तो 5:45 में प्रतिदिन हम उसकी क्लास ले रहे हैं, अपने ही यूट्यूब चैनल पे ओपन ले रहे हैं, तो वहां कर लीजिएगा। और उसका जो मटेरियल है वो भी टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, 5:45 डेली। ठीक है, चलिए। टू सिंग इज हर पैशन, ठीक है, इट इज हर पैशन टू सिंग। तो टू सिंग क्या है आपका, इन्फिनेटिव है। 2+V1 क्या होता है, इन्फिनेटिव का काम करता है। अगली बार से जो क्वेश्चन रहेंगे इससे थोड़े टफ रहेंगे, सो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, और कोई भी रिक्वेस्ट होगी तो कीजिएगा। जाइए मैच देखिए, जिस टीम को सपोर्ट करते हैं उसको जिताइए बैठ करके। कल संडे, कल आराम कीजिएगा। हाँ, टेस्ट सीरीज ला दे रहे हैं बच्चा, मतलब ऐप जिस दिन लाइव हुआ, मंगल या बुधवार को ऐप आ जाएगा, जिस दिन ऐप लाइव हुआ उस दिन से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। ठीक है, चलिए छुट्टी करें, गुड नाइट सबको। शेयर करने की अगर मतलब ऐसे नहीं हो कि होता है ना सब बुरा लगता है, बड़ा शर्म आती है, अगर ऐसा नहीं है तो शेयर कीजिएगा, ज्यादा लोग जुड़ेंगे अच्छा रहेगा। और जिनको भी 60 से ऊपर स्कोर आ रहा है, रेस्ट एश्योर्ड, अगर अभी 60 से ऊपर आपको आ रहा है 80 में से, तो इस बार आप क्रॉस कर जाइएगा बाउंड्री।